नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अभ्यास 4.4 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि प्रतीक संबंध किसके बीच होता है? तो जब बच्चा बोली गई ध्वनि और उसकी आकृति के बीच जो लिखित रूप होता है उसके बीच संबंध स्थापित करने लगता है तो यही ध्वनि प्रतीक संबंध होता है। जैसे आपने बच्चे से कहा गाय, तो बच्चा गाय का लिखित रूप और आपके द्वारा बोला गया जो शब्द गाय उसकी ध्वनि को जोड़ ले रहा है, तो यही ध्वनि प्रतीक संबंध है। जैसे बकरी शब्द सुनकर बच्चा मान लीजिए कि कई शब्द लिखे हुए हैं, उसमें बकरी शब्द को ढूंढ कर पढ़ ले रहा है, तो यह स्पष्ट है कि बच्चा बकरी की ध्वनि और हिंदी भाषा में बकरी का जो लिखित रूप है उसमें संबंध स्थापित कर ले रहा है। तो ध्वनि और उस अक्षर या शब्द या वाक्य के लिखित रूप को पहचानना, तो इसमें जो कोई भी विकल्प इसमें सटीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप स्वयं बताएं कि इसके आधार पर कौन सा विकल्प सही यहाँ पर होगा। ठीक है, NIOS ने ग को माना है, तो वस्तु के बीच ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें आप निर्धारित करें। दूसरा प्रश्न देखिएगा, चित्रों के सहारे अनुमान लगाते हुए पढ़ना एक मानसिक क्रिया है या कथन, सत्य है या असत्य? तो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि हम अपने किताबों को भी देखें तो चित्र में चित्र रहते हैं और उसके नीचे शब्द लिखे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चित्र के सहारे अपने दिमाग में एक ये बात तय कर लेता है कि हाँ यही लिखित रूप जो है, जैसे बकरी का चित्र बना हुआ नीचे बकरी लिखा हुआ है तो बच्चा उसको पढ़ लेता है बकरी। कभी कभी हम बकरी न भी लिखें, हम गाय लिख दें और बकरी के नीचे गाय लिखा हुआ तो बच्चा उस गाय को भी बकरी पढ़ देता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यह बात चल रही है कि जो लिखित रूप है वो ऊपर का जो चित्र है उसी के सहारे, मतलब उसी की हेल्प से इसमें मुझे पढ़ना है। तो एक्चुअली ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा चित्र के सहारे उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करता है। ये कथन पूर्णतः सत्य है, अनुमान लगाते हुए बच्चा पढ़ता है। अपनी भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण लेते हुए बच्चों में ध्वनि प्रतीक संबंध का विकास करने के लिए कोई दो तरीके सुझाइए। तो हमने चित्र और शब्द कार्ड का यूज किया। ठीक है, आप शिक्षक बच्चों को उनकी जो परिचित वस्तुएं हैं उनके चित्र दिखाएंगे। ठीक है, बच्चे उसको बोलेंगे। ठीक है, और उनके नीचे शब्द पढ़वाएंगे। जैसे आपने गाय और गाय का चित्र दिखाया और गाय के नीचे गाय लिखा हुआ है। ठीक है, आपने बकरी का चित्र दिखाया और नीचे बकरी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से कमल का फूल है, आपने कमल का चित्र दिखाया कमल, और बस का चित्र दिखाया और बस के नीचे बस लिखा हुआ है। तो बच्चे चित्र का नाम देखकर उसको बोलेंगे, चित्र का नाम देखकर इस शब्द को बोलेंगे। अभी बच्चे, हो सकता है कि बच्चों को अल्फाबेट का नॉलेज नहीं है, बच्चों को अभी ब और स पहचानने नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा उस चित्र के सहारे लिखित रूप को देखेगा, लिखित रूप से संबंध स्थापित करेगा। यही अभी हम समझ रहे हैं। तो चित्र है, चित्र के सहारे बच्चा जो लिखित शब्द है उसका संबंध स्थापित करेगा और बार बार जो अभ्यास होगा, बार बार बच्चा वो देखेगा। बार बार बच्चा बकरी को देखकर नीचे बकरी का लिखित शब्द दिखेगा। बार बार बच्चा अपने विद्यालय का नाम लिखा हुआ देखकर उसको प्राथमिक विद्यालय ये कहेगा जो भी उसका नाम रहेगा। तो बच्चा जो ध्वनि है और उसका लिखित प्रतीक है उसको पहचानने लगता है। जब भी आप पूछेंगे कि बताओ कहाँ लिखा है प्राथमिक विद्यालय ये, तो बच्चे की तुरंत जो दिमाग, चूंकि सेट है, ध्वनि प्रतीक संबंध है इसका, तो बच्चा तुरंत स्कूल के बोर्ड की ओर देखेगा कि सर वहां लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा, समान प्रारंभिक ध्वनि वाले शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक एक ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों का समूह प्रस्तुत करें, जैसे बस्ता, बस, बकरी, बैगन, और बच्चों से पूछे कि इन सभी शब्दों में सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ रही है। तो बच्चे ब ध्वनि को पहचानेंगे और उससे ब अक्षर से जोड़ेंगे। यानी जब बच्चा बार बार ब, अब जैसे आपने शब्द दिखाया, अब उसमें बच्चे बार बार इसको ब को देख रहा है तो ब अक्षर को जोड़ेंगे, ब को समझने का प्रयास करेंगे और अब बच्चा जान जाएगा कि जब जब ये आएगा तो मुझे इसे ब बोलना रहेगा। तो लिखित रूप को बच्चा पहचान रहा है और जो बोला जा रहा है ध्वनि उसको भी पहचान रहा है। इससे ध्वनि और प्रतीक के बीच संबंध मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की आसान गतिविधियां अपनी कक्षा में करा सकते हैं। चित्र, शब्द कार्ड और समान ध्वनि वाले शब्दों की गतिविधियां बच्चों में ध्वनि प्रतीक संबंध विकसित करने के प्रभावी तरीके हैं। ठीक है, आगे चलकर पढ़ने और लिखने की क्षमता का आधार बनते हैं। अगला प्रश्न और देख लीजिएगा, चित्रों के नीचे उनका नाम लिखना भाषा शिक्षण की दृष्टि से विवेचना कीजिए। हम अपनी अंग्रेजी अगर पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारी जो भी मतलब बुक्स होती हैं उसमें चित्रों के साथ नाम दिया है। बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स को एरो करके भी दिखाया गया, यहाँ ये चित्र है उसका, इसके सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्टमक है, हेड है। तो एक प्रकार से बच्चा जब चित्रों को देखता है तो चित्रों को देखने के बाद बच्चा अपने मन में उस चित्र के सहारे उस जो लिखित रूप है उसको समझने का प्रयास करता है। इस पर हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बहुत आसान है। अब आप सोचिए अगर हमारी किताबें ऐसी हो जिसमें चित्र न हो, ठीक है, चित्र ही ना हो, सिर्फ थ्योरेटिकल हो, जैसे कक्षा 1-2 की किताबें ऐसी हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चित्र का सहारा होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चित्रों के सहारे बच्चों के लिए समझना, पढ़ना आसान होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में चित्रों के नीचे उनका नाम लिखना बहुत उपयोगी है। ये बच्चों की जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करता है।
ठीक है, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि उस चित्र को पहले से देखा हो, उसके बारे में सुना हो, बोला हो। ठीक है, तो मौखिक भाषा का विकास बच्चे का जब हुआ होगा तो उस चित्र को बच्चा उस चित्र के बारे में पहले से ही जाना होगा। ठीक है, सुना और बोला होगा। आप देखेंगे हमारी बुक्स में बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई चीजें ही रखी जाती हैं, यानी बच्चे ने प्रारंभिक कौशल जो है भाषा सीखने में, उसमें उसको बच्चे को नॉलेज है, जानकारी है, उसी चीज को अब बच्चा लिखित रूप में देख रहा है तो कहीं ना कहीं अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करेगा पढ़ते समय। वही बात है। तो जब बच्चा किसी चित्र को देखता है तो पहले से उसकी अवधारणा और नाम को जानता है। यदि उस चित्र के नीचे उसका नाम लिखा हो तो बच्चा धीरे धीरे उस लिखित शब्द को भी पहचानने लगता है। जैसे बच्चा पहले से पेड़ के बारे में जानता है, अब आपने पेड़ का चित्र बनाकर और पेड़ लिख दिया तो अब बच्चा पहले से पेड़ देखा है, ठीक है, पेड़ के बारे में सुना है, बातचीत किया है, अब वो लिखित रूप भी देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आसानी से वो जो ध्वनि है और प्रतीक है उसके बीच संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे गाय के चित्र के नीचे गाय लिखा हो, बच्चा चित्र देखकर गाय बोलता है और साथ ही उसके लिखित रूप को भी पहचानना लगता है। बार बार ऐसा करने से जो बच्चा उस गाय शब्द को पहचान लगता है, अन्य जो भी शब्द सिखाया जा रहा है उसको पहचानने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब चित्रों के नीचे नाम लिखने से क्या होता है, ध्वनि प्रतीक संबंध विकसित होता है। जब भी आपने कहा बकरी तो बच्चा चित्र के सहारे बकरी को पढ़ लिया। ठीक है, अगर चित्र नहीं रहता तो शायद उसमें भटक जाता, कहाँ बकरी लिखा, नहीं पढ़ पाता, खोजता। लेकिन चित्र के सहारे बच्चा बहुत तेजी से ध्वनि प्रतीक संबंध विकसित करता है, शब्द पहचान भी आसानी से लेता है। ठीक है, घर के नीचे घर लिखा तो शब्द तेजी से पहचान लेगा, पढ़ने और लिखने की तैयारी होती है और शब्द भंडार में बच्चे की वृद्धि होती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों में जो लिखित भाषा है, प्रिंट है, उसकी अवधारणा भी विकसित होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि चित्रों के नाम लिखने से भी हमें मदद मिलती है, बच्चों को भाषा सिखाने में बहुत मदद मिलती है। इस प्रकार चित्रों के उनके नीचे नाम लिखना प्रारंभिक भाषा शिक्षण की एक प्रभावी और अर्थपूर्ण रणनीति है। इसीलिए जब हम सीनियर क्लास में देखते हैं तो चित्र कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे कक्षा 1 में, 2 में, 3 में चित्र बहुतायत रहते हैं। 1 में, 2 में तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चित्र रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने की दिशा में आगे बढ़ाने का एक सार्थक कदम है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपने इस अभ्यास प्रश्न को हल कर लिया 4.4 को। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 के अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्न को हल कर लेंगे। धन्यवाद।